72वें स्वतंत्रता दिवस पर वीएनएम टीवी की विशेष पेशकश छवि आजाद हिंदुस्तान की 14 अगस्त से 18 अगस्त तक वीएनएम एफबी लाइव में जुड़िए हमारे साथ हर शाम 6:30 बजे से। स्वतंत्रता दिवस विशेष छवि आजाद हिंदुस्तान की को स्पॉन्सर बाय ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड ओपाल, सपोर्टेड बाय जगदीश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा's टेस्ट सिंस 1945, Paneri Embroidery near Akota Stadium, Destiny Visa World Private Limited. Let your desire meet your destiny. India Bulls, Jetalpur Road. Om Homeo Consultancy, holistic approach to healthy living, सुबहानपुरा। 11th कॉमर्स से लेकर बीकॉम एंड सीए में करियर बनाने बेस्ट ऑप्शन इंदू क्लासेस दांडिया बाजार। गणेश होंडा, मानेजा एंड मांजलपुर। फिट जे लिमिटेड, फोरम फॉर IIT JEE, ओपी रोड बड़ोदरा। नमस्कार। पिछले 4 दिन से हम मना रहे हैं आज़ादी का पर्व, और ये 4 दिनों में हम जिस तरह आपसे रूबरू हो रहे हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है छवि आज़ाद हिंदुस्तान की, और जब हिंदुस्तान की छवि की बात हो ना, तो सबसे पहली बात आती है, मगर आज हम 5वें दिन जिनको हमने बुलाया है वो एक्चुअली सबसे पहले आते हैं, और वो है किसान। क्योंकि हम कृषि प्रधान देश के बाशिंदे हैं। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, और इस सोने की चिड़िया के लिए महात्मा गांधी ने जो बात कही थी वो आज बहुत ही ज़्यादा मुझे याद आ गई जब मुझे आज किसानों से बात करनी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का दिल, भारत का जो हृदय है ना, वो गांव में बसता है, और जब उन्नति की बात हो तो सबसे पहले उन्नति अगर गांव की होगी ना, तभी शहर की भी उन्नति हो सकेगी। क्योंकि हम सब शहर वासियों के अन्नदाता है ना, वो किसान है, और जब किसान से बात हो ना, तभी हमें ऐसा लगता है कि सही मायनों में जो देश को प्यार करते हैं, देश प्रेम जिसके खून में बह रहा है, वो ही है किसान। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे घरों में, यानी हम चल फिर सकते हैं, सांस लेते हैं, वो तो ठीक है, हवा है, पानी पीते हैं, वो कुदरत ने दिया है, मगर जब जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, वो हमें हमारे बच्चों को बताने की ज़रूरत है, हमें खुद को भी समझने की ज़रूरत है। यही वजह है कि आज हमने हमारे स्टूडियो में इस छवि आज़ाद हिंदुस्तान की कार्यक्रम के मेहमान जो आज बने हैं वो है किसान। और आनंद से देवेश पटेल हमसे जुड़े हैं। वो आनंद कृषि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती पर। और हमारे साथ में जो दूसरे किसान हैं वो शेरखी से आए हैं, मकवाना सर, जो पिछले 71 साल से खेती कर रहे हैं। मैं देवेश पटेल के बारे में एक बात बताना भूल गई कि वो उनके घर में, यानी उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। वो खुद 15 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। 1992 से उनके घर में ऑर्गेनिक खेती को प्राधान्य दिया गया था, ऑर्गेनिक खेती उन्होंने शुरू करी थी। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं APMC के सचिव शैलेंद्र सिंह चावड़ा, और इस शाम को संगीतमय बनाने के लिए हमारे साथ में जुड़ी है धनश्री पाध्य। तो बात शुरू करते हैं देवेश पटेल जी से ही। आनंद से आए हैं, मैंने कहा कृषि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनके पास में बहुत सारा रिसर्च है, हो सकता है कि मैं चुप हो जाऊं, वही ज़्यादा बोलेंगे। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा था। देवेश जी, आज कृषि क्षेत्र की छवि की बात करें हम, कैसी है? नमस्कार। कृषि की अगर आप छवि की बात करें तो जो ग्राफ है वो बहुत ही ऊपर जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। हाँ, अगर ट्रेडिशनली बात करें तो वो थोड़ा सा स्पीड उसकी कम हुई है, बट उसको टेक्नोलॉजी के साथ अगर जोड़ा जाए, अगर उसको एक मार्केट लिंकअप के साथ जोड़ा जाए, अगर एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ा जाए, तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपनी सोच के साथ, अपने इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देवेश जी का कहना है, वो क्योंकि वो खुद ऑर्गेनिक खेती में ज़्यादा बिलीव करते हैं। शिरकी से मकवाना सर आए हैं। मकवाना भाई,
છેલ્લા 70 વર્ષથી 65 સોરી તમે 72 વર્ષના છો, 65 વર્ષથી તમે ખેતી સાથે જોડાયેલા છો, જમીન સાથે જોડાયેલા છો. તો અગર પહેલાંની ખેતી પદ્ધતિ અને અત્યારની ખેતી પદ્ધતિ એમાં શું બદલાવ આવ્યો છે તમારા હિસાબથી? પદ્ધતિમાં યા કિસાનોના જીવનમાં ખેતીમાં શું બદલાવ આવ્યો? પહેલાંના વખતમાં અત્યારનું જે સેન્દ્રિય ખાતર છે એનો ઉપયોગ થતો નહોતો. જ્યારે પહેલાં છાણિયું ખાતર એનો ઉપયોગ દરેક ખેડૂત કરતા હતા અને પાણી વરસાદી એટલે એક સિઝન લેતા હતા, પણ જે તે સમયે એનો પાક અત્યાર કરતાં પાણીની વ્યવસ્થા છે, સલ્ફેટની વ્યવસ્થા, છાણિયા ખાતરની વ્યવસ્થા, એના કરતાં એક જ વખતે એ લોકો નાખતા હતા ખાતર અને છેક સુધી સારામાં સારા પાકો થતા હતા. જે અત્યારે એટલું ઉત્પન્ન નહીં થતું પહેલાં જે થતું હતું. અને બિયારણ દેશી અત્યારના જે હાઇબ્રિડ બિયારણો છે એના કરતાં પણ ઘણું સારું એનું ઉત્પાદન મળતું હતું. તો એ વખતે આટલું સારું ઉત્પાદન થતું હતું, અત્યારે નથી થતું એવું તમારું કહેવું છે? એક જ સિઝનમાં એટલું મળતું હતું અને આખા વર્ષમાં એમના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરતા હતા, વધે બહાર વેચતા હતા. જ્યારે અત્યારે બધા ખાતરો નાખવા છતાં, હાઇબ્રિડ બિયારણોનો ઉપયોગ કરવા છતાં એટલું બધું પહેલે જેટલું થતું હતું એટલું ઉત્પન્ન કેમ નથી થતું? પણ કેમ નથી થતું? એમાં અત્યારના પોઝિશનમાં આજુબાજુ ફેક્ટરીઓ આવી છે, એનું પ્રદૂષણ નડે છે. પછી ભૂતળમાં એ ફેક્ટરીઓવાળા પાણી એવું કરે છે, ઉતારે છે, એનું પ્રદૂષણ. પછી કુદરતી વાંદરાઓનો ત્રાસ છે, ભૂંડનો ત્રાસ છે અને નીલગાયનો ત્રાસ છે. એ બધુંનું નુકસાન વેઠતા વેઠતા ખેડૂત અત્યારે જે ધારે છે એવું એમને પાક મળતો નથી. નુકસાન ઘણું થાય છે, જીવાત પડે ઘણી પ્રદૂષણથી, પાક બળી જાય, ફૂલ આવે તારે બરે. તો એના માટે એના બધા ઉપાય નથી થઈ શકતા, એટલે તમારી પાસે એવું કોઈ આવતું નથી ઉપાય સમજાવવા માટે? એના માટે ઉપાયની વાત છે. તમે જો કહો છો જીવાત પડે છે તો એના પણ ઘણા ઉપાય છે, તો એના વિશે તમને સમજાવવામાં નથી આવતું કે જેટલા ખેડૂતો છે ત્યાં એમને એ ખબર નથી હોતી કે સમજાવવા છતાં તમે કરી નથી શકતા? શું કારણ છે એમાં? એવું હોય કે જે બજારો જંતુઓ મારવાની દવાઓ હોય તે દુકાનોથી લેવા જાય તો એ જાણતા ના હોય કે આ રોગ જે ખેતીમાં પડતો હોય તે આ દવાથી મળતો હોય. તે દુકાનવાળા કે એ લઈ જાઓ, આ લઈ જાઓ, ખરેખર એ જીવાતને અનુકૂળ જ ના આવતો હોય, એ ચાલુ રહે, જીવતી રહે. એટલો ભણતરનો કે नॉलेज नो अभाव है, नॉलेज नो अभाव है. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पर मैं एक बात इनसे जोड़ना चाहूँगा कि पहले ने जो बताया कि जो प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो चल मान लेते हैं कि उनका जो एरिया है वहाँ पर कुछ अगर इंडस्ट्रीज है तो उसकी वजह से ये हो रहा है. लेकिन ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि जब पहले ये लोग जो बुजुर्ग लोग खेती करते थे तो वो अपने लिए खेती करते थे. बट अब क्या हो गया है, मॉडर्नाइजेशन में एक इस तरह की बात हो गई है कि लोग अब प्रोडक्शन बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो उसकी जो डिमांड होती है उस डिमांड को समझ नहीं रहे हैं. दूसरा कि जमीन की जो ओतप्रोत समझनी है, जो उसका हम बोलते हैं ना कि सॉइल हेल्थ, वो अगर हम नहीं समझते हैं और हम अपने हिसाब से जो भी प्लांटेशन करते हैं उसका जो डिमांड और सप्लाई जो फर्टिलाइजर है वो हम नहीं समझ रहे हैं. उसके बाद हमें क्या एप्लीकेशन करना है क्या नहीं करना है वो भी हम नहीं जान रहे हैं. इन्होंने जो पेस्टिसाइड की बात की, ये जो एजुकेशन की बात है, बेसिकली ये है कि हम किसान ऐसा समझ रहे हैं कि एग्रो बिजनेस सेंटर वही हमारा एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सिस्टम है. हम ये नहीं मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल फार्मर हैं या जिन्हों के पास अनुभव ज़्यादा है, या सरकारी ऐसी कई भी संस्था है, यूनिवर्सिटीज़ है, KVKs है, आत्मा से, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं
मैं इसको एक ट्रायंगल के साथ जोड़ना चाहूंगा। जैसे अगर किसान को कोई दिक्कत आती है तो वो क्या करेगा, सीधा उसी के पास जाएगा। और ठीक है, मैं मानता हूं कि एग्री बिजनेस सेंटर कुछ ना कुछ वो लोग ऑनेस्टी के साथ सही में भी दवाई सुझाव करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि उनको भी उस डिजीज के बारे में पता नहीं होता है। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर पत्ता पीला होना तो क्या वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है या डिजीज है, अगर वो सही में क्लियर नहीं हुआ तो गलत एप्लीकेशन हो जाएगी। अगर किसान जाता है किसी एक्सपर्ट के पास, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है कि भाई अगर पौधा लेके जाता है या कुछ फोटो लेके जाता है, अगर वो चीज़ उनको दिखाई जाए तो उनसे पता चल जाएगा कि हाँ ये डिमांड है या फिर ये पेस्ट है। और वही चीज़ दवाई समझकर फिर वो अगर एग्री बिजनेस सेंटर से जाता है तो वो सही में एक अच्छी पॉलिसी के साथ उनको वो फीडबैक मिलता है। और फिर वो जाके अगर एप्लीकेशन करता है तो सही में कम खर्चे में वो कंट्रोल आ सकता है। बहुत सही बताया कि अगर जब ये ग्रुप जो काम कर रहा है, हाँ। सरकार की ओर से जो भी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी कई संस्थाएं चल रही। इवन मैं तो यूं कहूंगी कि मैं एक ग्रुप में हूँ, किसान का एक ग्रुप है जिसमें मैं हूँ। मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें ऐसी जानने समझने मिलती हैं जो किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। जैसे आपने कहा कि पेस्टिसाइड की बात की आपने, तो उसमें अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें नींबोडी के तेल से जो कीटनाशक बनाया जाता है। दैट्स ग्रेट। यानी कुछ भी ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं लेने होते हैं, उसके बावजूद उसमें खर्च भी नहीं है ज्यादा, उसके बावजूद भी आप आसानी से आपके खेत में अगर कोई भी जीवात हुई है उसको आप यूज कर सकते हैं। हाँ, उसे आप अपने पाक को बचा सकते हैं। खैर, कहीं कहीं पर नॉलेज की बातें होती हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें जब पुश्तैनी मिलती हैं ना तो ऐसा लगता है कि ठीक है, ज़मीन है, हम लोग खेती कर लेंगे। कुछ किसान ऐसा भी सोचते हैं जो किसानों के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं ये नॉलेज के अभाव में आगे चल रहे हैं। हाँ, वो श्रुति मैम को दे दीजिए ना फ़ोन। शैलेंद्र जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। APMC के जरिए आप बहुत सारे किसानों को मिलते हैं, क्या उनकी परेशानियाँ होती हैं? क्या वो आपके पास में क्या क्या बातें ऐसी लेकर आते हैं या आपको कैसे डील करना पड़ता है उनके साथ में, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं थोड़ा ये जो चर्चा हुई उसको मैं ब्रीफ करूँगा हिस्ट्री के साथ। प्लीज़। एक्चुअली हमारे कंट्री में क्या हुआ है कि अंग्रेज आए, ठीक है, उन्होंने रूल किया। उसके पहले मुगल्स आए, तो जो मतलब रूल करने के लिए आए, तो हम आज भी बोलते हैं ना कि गुलामी की मानसिकता है हमारी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के कंटेक्स्ट में ये मतलब हम बात कर रहे हैं। तो अंग्रेज आए, वो कंपनी आई और कंपनी के बहाने उन्होंने ये सब किया। अब वहाँ 1840 में इंग्लैंड में शुरू हुआ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। उस वक्त वो लोग ये बोलते पोटाश वगैरह जर्मनी से लाते थे, माइंस में से। फिर वो अपना जो उनकी स्टील इंडस्ट्री नई नई डेवलप हो रही थी, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है स्लैग, तो वो मतलब कैल्शियम देता था और कुछ बाकी के न्यूट्रिएंट्स देता था। तो ये सब उसमें डलने लगा। वो गुआनो करके एक चीज़ लाते थे पेरू से, मतलब लेटिन अमेरिका से शिप में लाते थे, इंपोर्ट करते थे। मतलब उन्होंने ये शुरू किया 1840 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें डालना, मतलब उन्होंने ये एक कंक्लूड किया कि भी डालेंगे तो आएगा। अब चीज़ें ये है प्रैक्टिकली, हमारा साइंस या हमारी वैदिक खेती ये सब बोलती थी कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सुभाष पालेकर जी भी वही बताते हैं कि उसको 100 kg में से सिर्फ 1.5 kg ही वो लेता है न्यूट्रिएंट के तौर पे। उसको कोई ट्रक लोड या ट्रैक्टर लोड उसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सब चीज़ें, क्योंकि वो लोग यहाँ पे राज करते थे, तो उनके लोग आते थे, एक्सपर्ट्स आते थे, वो यहाँ स्टडी करते थे। उनका स्टडी ये बताता है कि इंडिया को हमें एग्रीकल्चर सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास इतना माइन्यूट उस टाइम, और वो जो प्रोडक्टिविटी थी वो आज भी हम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 47 में 33 करोड़ थे हम, आज 133 करोड़ हो गए। अब 65 में ये बात आई
कि पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, तो लोगों के माउथ फीड करने के लिए, मतलब हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, तो हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम की चीज आई। हाँ। अब वो ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड था, वो एक्चुअली रिवॉल्यूशन दो चीजों का था, एक सीड का था और एक फर्टिलाइजर का था, और पेस्टिसाइड्स भी उसमें जुड़ गए। कैसे? सीड हाई यील्डिंग उन्होंने बनाए कि भाई गेहूं है तो गेहूं में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आए, ऐसे भी आप बो। अब वो चीज आई, उसके साथ साथ मतलब आपको एक आदमी से ज्यादा काम लेना है, आदमी हो या पौधा हो, तो आपको उसको इस हिसाब से मतलब आपको डालना पड़ेगा ना। तो सही। इस हिसाब से ज्यादा हाई यील्डिंग वेराइटी तभी रिस्पॉन्ड करती थी जब उसको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाले जाए। अब एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर आया तो उसके ऊपर लोड यह आया कि सब में क्या आ गया, पैसा आ गया, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। एग्रीकल्चर वो वाज अ लाइफस्टाइल। यस। हमारा देश का जो कल्चर था वो एग्रीकल्चर में ही था, वो सब भूल गए, पैसा का आ गया। तो वो सब करने के लिए जैसे आप प्रोडक्शन की साइड पे बढ़े तो उसको रोग जीवात भी ज़्यादा लगने लगे, उसके लिए आपको ज़्यादा वो, तो टारगेट रहा प्रोडक्शन का, हमने इतना प्रोडक्शन कर दिया कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, बट एट द सेम टाइम हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। आज जो किसान सुसाइड क्यों कर रहे हैं, हमारा तो प्रोडक्शन बढ़ा है, हमने ये सब किया है, लेकिन वो भूल गए कि यहाँ से यहाँ प्रोडक्शन ले जाने में हमने खर्चा यहाँ तक कर दिया, तो मार्जिन कुछ नहीं बचा। अब आप कुछ भी कर लो क्योंकि गलत रास्ते पर चल गए। अब वहाँ पे क्या था, मान लो कि अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, ये दूसरे कंट्रीज है, यूएसएसआर है, उनमें बहुत सारी ज़मीन है, उन्होंने कहीं पे एक फर्टिलाइजर डाल के 10 साल वहाँ कल्टीवेशन कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, तो वो जगह को छोड़ देंगे, दूसरी जगह पर चले जाएंगे क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम है और उसको रिवाइव होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा क्या है कि वही कंट्री में पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें 3-3 क्रॉप लेने हैं, उसको हम कोई रेस नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आई। और दूसरा क्या आया चीज़ कि नेचर से हम दूर जाते गए। मुझे ऐसा लगा कि भाई कॉटन है, ये कैश क्रॉप है या वेजिटेबल है या कैस्टर है, उसमें से मुझे ज़्यादा यील्ड मिलता है, तो मेरे पास 5 एकड़ है, 5 एकड़ में मुझे पूरा कैस्टर ही करना है। अब वो चीज़ें नेचर से बिल्कुल अलग हो गई क्योंकि आपका मोनोकल्चर आ गया। ठीक है, आपने 2-3 साल उसमें ले लिया, लेकिन उसके बाद उसके पर पनपने वाली पेस्ट जो है उसका वो परमानेंट होम हो गया, वो पेस्ट ज़्यादा आने लगी, उसके मारने के लिए पेस्टिसाइड ज़्यादा आए। अब किसान जो छोटे किसान है उसके पास टेक्निकल नो हाउ इतना नहीं है कि मुझे क्या करना है, उसके पास उतने मैकेनाइजेशन नहीं है कि मुझे उसको कैसे करना है, उसके पास मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं है इन द सेंस उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। हाँ। मतलब हमारे एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट फ्रेंड है, वो बोलते हैं कि मैं 2000 बीघा में करवाता हूँ, 2000 एकड़ में करवाता हूँ। अब मेरा तरबूज है, वो दिल्ली वाला व्यापारी ट्रक लोड ले जाता है 7 रुपये के जी, मेरे से 1 किलोमीटर दूर एक किसान है जिसके पास 5 बीघा या 5 एकड़ जमीन है, उसका 3.5 रुपये में ले जाता है वो, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, वो बार्गेन नहीं कर, वो ऐसा बताता है वहाँ मंडी में मंदी चल रही है, तुम्हारा माल जैसा चाहिए उस हिसाब से नहीं है, ये सब चीज़ें बताता है। तो ये सब जो चीज़ें हुई है, हम उनके तरफ चलने लगे और उनको तो पता था कि ये तो बेस्ट है एक्चुअली। तो उसके बाद क्या हुआ, एक सिंपल चीज़ होती है, एक आदमी है उसमें से हमें प्रोडक्शन लेना है, ठीक है, वो हट्टा कट्टा आदमी है, तो हम उसको क्या डालेंगे, उसको कुछ नशा कराएंगे, ठीक है, या फिर स्टेरॉइड देंगे या उसको कुछ, तो वो काम करता रहेगा, लेकिन उस हालत में उसकी काम करने की एक लाइफ होती है, आप समझ रहे हैं, वो 10 साल तक करेगा, फिर 10 साल के बाद वो आपको उसको डंप करना पड़ेगा। वही उसकी 35 साल काम करने की जो क्षमता थी आपने उसको 20 में ला दी है, क्योंकि वो डाल के आपने वो क्योंकि जो जमीन अगर मजबूत होगी तो उसके ऊपर का पौधा मजबूत होगा। अब वो सब चीजें पास में हमारी ऑलरेडी थी, वो ऐसी ही थी जो अभी हम सोच रहे हैं कि हमें वहां वापस जाना है। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कोई नया वर्ड नहीं है, वो तो हम सालों से करते थे, लेकिन हम फिर चले गए उनकी मानसिकता में, फिर वहीं पे हम देखने लगे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब उनका क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद उनकी जो फैक्ट्रियां बंद हो गई एम्यूनिशन बनाने की, तो अब वो तो बिल्कुल मॉनेटरी माइंडेड थे, अब उनको वो फैक्ट्रियां चलानी है, तो उन्होंने क्या किया, आदमी को मारना छोड़ो, अब कीटों को मारना शुरू कर दो। अब कीटों को मारने की कोई सिस्टम हमारे वहां थे ही नहीं, क्योंकि उसमें नेचुरल होता है, जीवो जीव से भोजनम। मान लो कि मेरे यहाँ मैं टेरेस में गार्डनिंग करता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर कुछ कीट लगे, अगर मैं वेट करता हूँ तो वो कीट को खाने वाले प्रीडेटर अपने आप आ जाते हैं और वो उसको एक बिलो लेवल कर देंगे। हमने क्या कर दिया, गुजराती में बोलते देखो त्या ठार,
हाँ अब वो चीजें क्या होती है, हमें इकोनॉमिकली परवड़ती नहीं है। आप सोच रहे हैं मैं उसको कंट्रोल तो कर देता हूँ, लेकिन मैं मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देता हूँ, और फिर किसान बोलता है कि मुझे रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, और वो उसको सुसाइड करना पड़ेगा। उसका कोई इलाज नहीं है। एपीएमसी के ऊपर अभी आएंगे। तो एपीएमसी भी 1928 में जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर अंग्रेजों के टाइम पे था, उन्होंने पूरा सर्वे किया। वो देवर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, कोई खराब नहीं थे, बहुत अच्छी चीज़ें हमें देके गए। तो उन्होंने सर्वे किया कि भी किसान के पास ये होता है, उसकी ज़्यादा, वो हमारे राजा लोग थे तो उसका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। तो ऐसी कोई बाजार हो जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन रखें, वहाँ उनको सब किसानों को फैसिलिटी, सारे किसान वहाँ आके अपना प्रोडक्ट को बेचे, और वहाँ उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है या उनके साथ कोई दूसरा व्यवहार होता है, तो somebody is there to look after कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, अच्छी है। उसको शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चीज़ है उसमें थोड़ा आपको मतलब इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, वो सब भी हो रहा है। गवर्नमेंट में से नए नए मॉडल एक्ट आ रहे हैं और ये सब चीज़ें होती है। तो एक एपीएमसी एक ऐसी जगह है जहाँ नेचुरली किसान आता है, वहाँ उसको बुलाना नहीं पड़ता। वो अपनी जो प्रोड्यूस है वो उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, जो काइंड में है उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए वो वहाँ आता है। तो ये एक गवर्नमेंट का ऐसा सेंटर है जिसको हम नेचुरल हब बोलते हैं, जहाँ किसान आएगा, जहाँ ट्रेडर आएगा, मतलब जो नेचुरल मार्केट है वो वैसे रेगुलेटेड उसको बोलते हैं जस्ट फैसिलिटेटर के तौर पे, वरना वहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होती है वो डिमांड सप्लाई से ही होती है, वैसा कोई एपीएमसी को डिसाइड नहीं करती होती है। लेकिन चूंकि ऐसा है कि किसान अभी मोनोकल्चर करने लगा, तो एक ही पर्टिकुलर सीजन में बल्क प्रोड्यूस आ जाते हैं, तो उसका सप्लाई बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉल होगा। अब ट्रेडर्स के पास वो होर्डिंग कैपेसिटी है या वो मतलब सब करंट्स जानता है, तो उस हिसाब से कोई ट्रेडर्स उसमें से कमाते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स के बारे में ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है क्योंकि वो पेरिशेबल है। तो ये सब इंट्रिकसीज जो है वो अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। और एक जगह हर किसान की प्रोडक्ट हम तक पहुंचती है ये एपीएमसी से। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक्चुअली एडवांटेज हुआ। भले अंग्रेजों ने शुरू किया था, बट हमारे लिए आपने कहा वैसा अच्छी चीज़ वो छोड़ कर गए हैं। अब इस शाम को संगीतमय बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि धनश्री हमारे साथ है, तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद में लेंगे ब्रेक। तो क्या सुनाना चाहेंगे धनश्री? आज सब लोगों को मेरी ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और इसी थीम को फिट होता हुआ एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों में गले के जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। हो सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और सच में ये दुल्हन की तरह जब खेत सजे हुए दिखते हैं ना,
मन इतना खुश हो जाता है जब भी किसी गांव से आप गुजर रहे हो, भले रोड से देखो मगर थोड़ी देर रुक जाया कीजिए, तभी इस धरती से हम जुड़े रहेंगे। मगर हम अभी थोड़ी देर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और भी अच्छे गाने हमें सुनने हैं धनश्री से। तो एक ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होती हूँ। डेस्टिनी वीजा वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, लेट योर डिजायर मीट योर डेस्टिनी। विदेश में पढ़ाई का सपना हो, नौकरी की चाह हो, हॉलिडेज प्लान करने हो या वीजा चाहिए तो सभी के लिए सिर्फ एक नाम, डेस्टिनी वीजा वर्ल्ड। ट्रैवल इंश्योरेंस, एयर टिकट्स, होटल बुकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन लोन, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम जैसी सुविधाएं भी डेस्टिनी वीजा वर्ल्ड में है उपलब्ध। डेस्टिनी वीजा वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, F02A, इंडिया बुल्स मेगा मॉल, बिहाइंड रेलवे स्टेशन, अपोजिट जतलपुर, गरनाड़ा, वडोदरा। IIT-JEE की तैयारी के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूट है FIITJEE। NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY, जी मेंस, जी एडवांस, सेट और बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करता है FIITJEE। FIITJEE वडोदरा की मेघना मिसुला IIT-JEE एडवांस में भारत में 80th रैंक के साथ IIT मुंबई जोन में गर्ल्स टॉपर रही। थैंक यू FIITJEE। 6 to 11th क्लास के लिए 14 अक्टूबर 2018 को होगा FIITJEE बिग बैंग एज टेस्ट। FIITJEE, 2nd फ्लोर अबाउ गौरी हाउस, मनीषा 4 रास्ता, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा। Ganesh Honda, number 1 authorized dealership of Honda motorcycle and scooter for sales and services. Honda Activa 4G, Aviator, Activa I, Dio, सभी Shine, Dream Yuga, Dream Neo, CD110 जैसे Honda के सभी टू व्हीलर अवेलेबल। साथ ही जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सर्विस सेंटर, बेस्ट फाइनेंस ऑप्शन, एक्सचेंज फैसिलिटी की भी सुविधाएं। गणेश होंडा, RS नंबर 568 ऑपोजिट BP पेट्रोल पंप, मानेजा क्रॉसिंग, मकरपुरा मेन रोड, वडोदरा और श्रीकुंज हाइट, शॉप नंबर 12 to 16, तुलसीधाम GIDC रोड, मांझलपुर, वडोदरा। जगदीश नाम से वडोदरा में कोई भी अनजान नहीं है। कई सदियों से वडोदरा वासी जगदीश के नमकीन और मिठाइयां खाकर बड़े हुए हैं। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सालों तक शुद्ध एवं बेहद स्वादिष्ट नमकीनों में ब्रांड नेम जगदीश ने वडोदरा वासियों को अनोखा तोहफा दिया है। देसी नमकीनों में वडोदरा की नंबर 1 ब्रांड अब इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेजेस के साथ शहरीजनों की सेवा में अवेलेबल है। रिश्तेदारों को गिफ्ट करना हो या इंटरनेशनल फूड का खुद स्वाद लेना हो, जगदीश फूड जोन की मुलाकात अवश्य ले। કોઈપણ પ્રકારની શારીરિક અને માનસિક તકલીફોના શ્રેષ્ઠ હોમિયોપેથિક ઇલાજનો પર્યાય ઓમ હોમિયો કન્સલ્ટન્સી પાચનતંત્ર, શ્વસનતંત્ર, બાળ રોગો, સ્ત્રી રોગ, સાંધાના રોગો સહિત તમામ રોગોનું સચોટ નિદાન અને સારવાર ઓમ હોમિયો કન્સલ્ટન્સી, હોલિસ્ટિક એપ્રોચ ટુ અ હેલ્ધી લિવિંગ। ઓમ હોમિયો કન્સલ્ટન્સી 12 ઉમિયા પાર્ક સોસાયટી બિસાઇડ વિદ્યા વિહાર સ્કૂલ, સુભાનપુરા, વડોદરા। ONGC Petro Additions Limited, Opal, redefining the future. Opal enjoys a strategic locational advantage of being well connected to major commercial centers by air, road, rail and sea. Today, Opal generates a direct employment for nearly 3,500 employees and indirectly engages a manpower of around 10,500, mostly from surrounding communities. पॉलीमर्स में ओपेल की हिस्सेदारी लगभग 13% हो जाएगी। पॉलीमर्स का इस्तेमाल बढ़ने का सीधा मतलब है कि जो परंपरागत चीजें हैं जैसे लकड़ी, कागज, लोहा, मेटल, इनका उपयोग कम होता जाएगा। यानी ये हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में सहायक सिद्ध होगा। Opal, redefining the future. पानेरी, एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ अब पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटो, ट्रम्प, लेनिसा, लिबर्टी, वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जॉकी, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर और जूलियट ब्रांड भी अवेलेबल। इस समर में एथनिक एंड ट्रेंडी लुक के लिए पानेरी के कूल कलर्स, कूल मटेरियल्स की कुर्तीज पहनकर तेज धूप में रहिए कूल। पानेरी, 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। खूबसूरत दिखना हर नारी का जन्मसिद्ध हक है।
और इस खूबसूरती को भी खूबसूरत बनाता है येप सैलून। येप सैलून एक ऐसी जगह जहां है आपकी खूबसूरती को बढ़ाने, बरकरार रखने की तमाम सुविधाएं। येप सैलून where style is created। आपके अपने येप सैलून की आज ही मुलाकात लें और पाए खूबसूरती का एहसास। येप सैलून 2nd फ्लोर, पंचम हाई स्ट्रीट, नियर मैकडॉनल्ड, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसानों से, छवि आज़ाद हिंदुस्तान की कार्यक्रम के तहत। देवेश पटेल जी से, आनंद से जो आए हैं, उनसे बात करेंगे कि अगर हम कहें कि सरकार की कृषि के लिए जो नीतियां बनती हैं उसमें कितना बदलाव आया, क्योंकि पहले नीतियां कुछ अलग थी या कुछ चीज़ें तो ऐसी भी जो जितना मुझे नॉलेज है कोई ऐसी खास नीतियां थी भी नहीं, बट अब क्या बदलाव आया है, क्या नया हुआ है स्पेशल किसानों के लिए? बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जो नीतियां थी लेकिन वो कुछ ऑफिस तक थी, कुछ कागज तक थी। ग्राउंड लेवल पर उतना नहीं मिल रहा था जो किसानों के लिए पॉलिसी बन रही थी। जो बदलाव आया है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा बदलाव मैं अभी अपने लेवल पर मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जैसे आई किसान पोर्टल अभी शुरू हुआ है गवर्नमेंट का, तो जितनी भी नीतियाँ, जितनी भी पॉलिसीज, जितनी भी सब्सिडीज या किसानों के लिए अगर कोई भी फ़ायदे वाली बात आती है या सपोर्ट की बात आती है, तो पहले जो एग्रीकल्चर ऑफिस से आती थी तो वो ग्राउंड लेवल पर शायद ना भी मिल पाती, क्योंकि इतना वो पहुंच पाना या वो फंड मैनेजमेंट करना कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आती थी। अब जैसे डिजिटल की बात कर रहे हैं तो आई किसान पोर्टल से मिल रहा है, तो अगर हमें कुछ भी चाहिए या वो सारी चीज़ें ओपन हो गई है। अगर आप पोर्ट पे जाते हो तो सारी चीज़ें वहाँ लिखी होती है कि कब कब सरकार क्या क्या नीतियाँ, क्या पॉलिसीज़, क्या सब्सिडीज़ दे रही है। वो एजुकेशन भी वहाँ दे रही है। अगर आप थोड़े से अगर फॉर्म फिलअप करना आता है तो ठीक है, या किसी की मदद लेकर, या इसमें गवर्नमेंट भी थोड़ी सी मदद कर लेती है आपको। तो ये सारे आई किसान पोर्टल से अगर आप जाते हो तो आपको एग्रीकल्चर के सपोर्ट के लिए जो भी टूल्स या जो भी सिस्टम चाहिए वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अभी। मेरा आगे का सवाल जो था उसमें आपने ऐड कर दिया है एक्चुअली इसमें जवाब, कि डिजिटल इंडिया से फ़ायदा। आपने ये पोर्टल की बात की ना, तो डिजिटल इंडिया से किसानों को फ़ायदा हुआ है माना, मगर आपने कहा ना कि आप यूज़ करते हैं, तो कई किसान ऐसे हैं जो अभी फ़ोन भी यूज़ नहीं करते हैं, तो उन तक कैसे पहुंचती है ये सारी पॉलिसी? मैं मानता हूँ अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमें ज़माने के साथ रहना पड़ेगा। अगर खुद को तो बदलने की बात नहीं है, बट खुद में अपग्रेडेशन की बात करनी हो या खुद में अगर थोड़े से अपर लेवल की बात करनी हो तो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। मैं बेसिकली कुछ अपने पेज पे लिखता हूँ, तो मैंने थोड़े दिन पहले ये कुछ लिखा था मैंने कि अगर आपको एग्रीकल्चर सीखना है तो अपने पिताजी से या दादाजी से सीखना पड़ेगा, लेकिन आपके दादाजी और पिताजी को आपको टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो ये बात है कि यंग जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, जो ओल्ड जनरेशन है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है। अगर इन दोनों का समन्वय हो जाए तो काफ़ी कुछ अच्छा बदलाव आ सकता है। तो डिजिटल इंडिया से बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है। आप मानते हैं कि जो पुराने किसान हैं जो अच्छी तरह से डिजिटल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हाँ उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर धगस की बात की जाए, अगर एक इंस्पिरेशन की बात की जाए, तो वो दूसरों की मदद लेकर भी, नए पीढ़ी को पूछकर भी थोड़ा सा डिजिटलाइज हो सकते हैं। आफ्टर ऑल मैं अपनी खुद की बात करूँ तो अगर मुझे कुछ समझना है तो मैं अपने पिताजी से एग्रीकल्चर से समझ रहा हूँ, लेकिन अगर उनको कुछ समझना है तो मैं उनको टेक्नोलॉजी से शेयर करता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर आज बहुत ही साइंटिफिक हो रही है। अगर एग्रीकल्चर को साइंस के साथ जोड़ा जाए, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए तो काफ़ी अच्छा बदलाव आ सकता है। मैं अपना प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, जो अपना बिजनेस या फिर एग्रीकल्चर को प्रमोट जो डिजिटलाइज कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है। तो किसान अगर आगे बढ़ने के लिए या फिर सब्सिडी के लिए या फिर एग्रीकल्चर को समझने के लिए अगर डिजिटल के साथ जुड़ेगा, तो मेरे ख्याल से आगे के दिन डिजिटल है तो उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है डिजिटल इंडिया में रुचि रखने से। तो आप जितने भी किसान को मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं या, तो अपडेट होते हैं सारे किसान सारी पॉलिसी? मैं किसानों को क्रिटिसाइज या सटायर लिए पूछ लेता हूँ कि आप दिन में सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव होते हैं।
क्योंकि ये एजुकेशन की बात है। हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, ट्विटर चेक करते हैं, तो किसान बोलते हैं कि हर 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी रहता है कि आप वेदर कितना देखते हैं, क्योंकि जो हवामान है वो एग्रीकल्चर के साथ बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है और ये किसान दिन में एक बार नहीं देखता है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर को हम वेदर के साथ जोड़े तो जो फसल को बारिश चाहिए या गर्मी चाहिए या ह्यूमिडिटी चाहिए, वो वेदर से अगर हम थोड़ा भी समझ लेते हैं तो आगे में हमें क्या स्टेप लेना है वो हमें बहुत इजी रहता है। लेकिन बहुत सारे किसान नहीं समझ रहे हैं, डिजिटल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, अपने अपने तजुर्बे से लोग काम कर लेते हैं। लेकिन आज जो माहौल बना है, जो ग्लोबल वार्मिंग की मैं साइड इफेक्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस पल पल को वेदर चेंजेस हो रहा है तो हम किसान को भी समझना दिक्कत आ रहा है कि आगे क्या करें। लेकिन अगर जैसे मैंने बोला कि वेदर के साथ जुड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा हमें अपडेट मिलता है कि आगे हमें क्या डिसीजन लेना है। तो यहाँ एजुकेशन की बात आ जाती है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, सीखना है, समझना है तो कुछ ना कुछ ट्यूशंस या अपने किसी रिश्तेदारी से, बच्चों से सीख कर भी थोड़ा सा अपडेट होना आगे पड़ेगा। बढ़ा जा सकता है। बहुत जरूरी नहीं है कि उसके लिए यूनिवर्सिटी ही ज्वाइन की जाए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे कई किसान होंगे जिनसे वो सब लोग नॉलेज ले सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं किसी और को। મકવાના ભાઈ, થોડી થોડી તમે ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ વળ્યા છો, પોતાના ઘર માટે પણ શરૂ કરી છે, તો આગળ ટોટલ ખેતી ઓર્ગેનિકમાં જવાનો કોઈ પ્લાન છે? કેવી રીતે જશો આગળ? તો અમારા પૂરતો અમે જે રીતે ખેતીનો લાભ મળે છે ઓર્ગેનાઇઝ ખેતીથી, એ સારામાં સારો લાભ મળે છે। એમાં દવાઓ ઓછી જાય છે અને ફળ પણ સારા આવે છે, મીઠાશ સારી આવે છે, એના જે ઓરિજિનલ તત્વો હોય એ આપણને સારી રીતે મળે છે। એટલે અમને એમાં રસ જાગ્યો છે અને અમે એ રીતે આગળ ધીરે ધીરે વધીશું। ટોટલ ઓર્ગેનિક ખેતીમાં તમે આગળ વધી જશો, એટલે એવી ઈચ્છા છે તમારી? તો તમે છે ને દેવેશભાઈને જરૂર મળજો, એ તમને ગાઈડ કરશે। આપણે સાથે મળીને જ કામ કરવાનું છે, એમાં મળવાની વાત જ નથી। હા, એમણે ગઈકાલે દેવેશભાઈ વાતમાં કહ્યું હતું મકવાના ભાઈએ કે મને ફણસ વાવવા છે, જેકફ્રૂટ। હા, તો મેં કહ્યું કે તમે તમારી પહેલા જમીનને ટેસ્ટ કરાવી લો અને પછી તો બોલે કે હું કાલે આવું તો મને એના માટે કંઈ જાણવા મળશે। એ મારી પાસે તો નથી ઇન્ફોર્મેશન, પણ દેવેશભાઈ જરૂર આપી શકે। ચોક્કસ, પ્રોગ્રામ પત્યા પછી હું તમને એની માહિતી આપીશ। એના માટે મેં ખેતીમાં એક બદલાવ કર્યો છે। જે સરગવા છે ને, તે સરગવા વાવું છું આખા ખેતરમાં। એને છાણિયું ખાતર જ જોવે, એને સલ્ફેટ ના જોવે, સેન્દ્રિય ખાતર ના જોવે, અને એનો સારામાં સારો પાક લઉં છું। એટલા માટે જ આ પાછું એક બીજું ફળ અડીએ ચડ્યું છે, જે ફણસ છે। એ ફણસનું ઝાડ આપણા ઓબા જેવડું થાય, વર્ષો સુધી ચાલે। એક વખત આપણે એનો ખર્ચ કરીએ, વાવીએ એટલે વર્ષો સુધી ચાલે અને પાછલી પેઢીને કામ લાગે। એટલે એ ફણસનું ખેતી એવી છે કે જેમ મોટું થાય એમ એને ફળ વધારે આવતા જાય। બિલકુલ। અને લાંબો સમય ફરી કોઈ લગભગ ખર્ચો ના કરવો પડે। એને પાણી જોઈએ ઉનાળામાં, અને છાણિયું ખાતર તો આપણે નાખતા જ હોઈએ ખેતરમાં, એટલે એને બહુ જરૂર નહીં। પછી જે બીજા વાંદરા હોય એને ના બગાડે, ભૂંડ ના બગાડે, ઝાડ થાય એટલે, અને રોજનો ત્રાસ નહીં। એટલે આવી ખેતી આપણે શોધવી પડે। એટલે એવું કહી શકાય કે હવે છે ને મકવાના ભાઈ સ્માર્ટ ખેતી તરફ જઈ રહ્યા છે, હે ને? સારી વાત છે। નુકસાન ના થાય આપણને, બીજાથી નુકસાન થતું હોય એનાથી આપણે બચીએ અને ઉત્પન્ન સારું લઈએ। બિલકુલ બિલકુલ। તમારા 2 દીકરા છે, એમાં એક દીકરો નોકરી કરે છે અને એકને તમે તમારી સાથે ખેતીમાં રાખ્યા છો। તો પહેલા કંઈક અલગ સિનારીઓ હતો, લગ્નની વાત કરીએ તો મેં એટલા માટે આ પ્રશ્ન હું કરી રહી છું કે અત્યારે સિનારીઓ ચેન્જ થયો છે। પહેલા એવું હતું કે તમારી પાસે કેટલી જમીન છે, કેટલી તમે ખેતી કરો છો તો તમારા ત્યાં દીકરી આપશે પરિવારવાળા। હવે ચેન્જ એવું થયું છે કે ભલે ખેતી કરો છો પણ નોકરી કરે છે છોકરો, તો એવું, હા, એટલે એ સાચી વાત છે? એવી પરિસ્થિતિ છે? હા, હવે છોકરો શું કરે છે, ક્યાં નોકરી કરે છે એ જોવાય છે। ખેતીમાં તો હવે જે આપનાર છે ને એ ખેતી એ જોતા નહીં, દીકરી આપનાર કે મારી દીકરી ખેતરમાં કામ કરવા ના જાય। એટલે
ભણતરવાળો છોકરો કે નોકરીવાળો છોકરોની શોધમાં આવે છે એ વાત તો અત્યારે અમારા વિસ્તારમાં પાકી છે. એટલે તમે એકને નોકરી પર રાખ્યો છે એમ? અને બીજો ખેતી કરે છે તો પછી એના લગ્નમાં કઈ વિઘ્ન નહીં આવે? ના, નહીં આવે. એ તો ખેતીવાળા તો એવા મને ખેડૂત મળે ને દીકરીવાળા. બરાબર છે. દેવેશભાઈ શું કહેશો આના વિશે? એટલે હું માનું છું કે પરિસ્થિતિ હવે બદલાઈ છે. જે હું માનું છું એ પણ કે આજે સમાજની અંદર જો દીકરાઓ ખેતી કરતા હોય તો સામે દીકરી નથી આપતા, પણ જો ખેડૂત કદાચ લગન પ્રેમથી ખેતી કરી લેશે, એની ધગસથી ખેતી કરે, જો રસ હોય તો, ના હોય તો કેળવવો પડશે, કારણ કે આપણે એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. તમે જો એને એ રીતે જોવા માંગતા હોય તો આમાં પણ આવક છે. કદાચ તમે જો સક્સેસફુલ હશો અને તમારી આવક ખેતીની હશે તો કદાચ કોઈ છોકરી આપવામાં ના નહીં પાડે, પણ તમે એ પરિસ્થિતિમાંથી ના પસાર થઈ શક્યા હોય તો આ તકલીફ થાય છે. વડીલે કહે છે એ વાતે હું પણ સહમત છું કે દીકરાને જો દીકરી નથી મળતી, સામે એવી વહુ નથી મળતી, તો સામે ખેડૂતના દીકરાને ઘરે પરણાવશે તો પણ બંનેના ઘરે એક સાથે તારવી પણ શકે છે અને બંનેની એક સરખી પરિસ્થિતિ પણ હોય છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. એટલે સામે ખેડૂત જ હોવું પડે પછી. પણ હું એવું માનું છું કે તમે કહ્યું ને કે ઇન્ડસ્ટ્રી, આને અગર તમે ઇન્ડસ્ટ્રી ની જેમ ગણો તો બહુ જ, એટલે ખેતીને આપણે હંમેશા અર્નિંગ સોર્સમાં લેવા લાગ્યા છીએ. શૈલેન્દ્રભાઈએ પણ એ જ વાત કરી, પણ એમાં વાંધો શું છે? અર્નિંગ સોર્સ આપણો છે તો છે, એની સાથે સાથે આપણે નોલેજ સાથે કદાચ આ કરીશું ને તો આઈ થિંક આપણે એને એક બહુ જ મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તબદીલ કરી શકીશું. બિલકુલ સાચી વાત છે. હું અમે એક વાત ઉમેરવા માંગુ છું કે સજીવ ખેતી એક શૈલી છે, એક જિંદગી છે, એને ધંધો તો ના જ ગણી શકાય, પણ ખેતીને જો આસ્થા તરીકે જુઓ છો તો પ્રેમ અને લગન છે. ઉત્પાદન થયા પછી તમારે બિઝનેસમેન બનવું પડે. જ્યાં સુધી ખેતીમાં તમે ખેતી કરો છો, હું માનું છું કે ત્યારે આપણા દેશનું, બેને બહુ સરસ ગીત ગાયું, મેરે દેશ કી ધરતી સોના ઉગલે. એકચ્યુઅલી એ સોનું ઉગાડવા માટે અમારે ધોતિયું પહેરવું પડશે, ત્યારે એ સોનું મેં ઉગાડી શકીશું, પણ એ સોનું વેચવા માટે પછી સૂટ પહેરવા પડશે, તો એ ધંધો કરી શકીશું. હું એક મેસેજ આ ખેડૂતોને આપવા માંગુ છું કે બધા લોકો લાંબી કૂદ પોતાની સ્કૂલમાં રમેલા છે. જે પાર્ટિસિપેટ હોય છે, કેન્ડિડેટ હોય છે, એ શું કરતો હોય છે કે એ દોડતો હોય છે, અને જેમ જેમ એનું જે કૂદવાનું સમય નજીક આવે છે, જે સ્થળ નજીક આવે છે, એમાં એની પોતાની ઝડપ વધારે છે. એક સમય એવો આવે છે કે જ્યાં એ પાટાથી એને બધી એનર્જી ભેગી કરવાની છે અને જમ્પ કરીને બને એટલું આગળ કૂદવાનું છે. બરોબર છે? આ જ વસ્તુ હું ખેડૂતને કહેવા માંગુ છું કે જ્યારે તમે ખેતી કરો છો, દોડો છો, ખાતર આપો છો, પાણી આપો છો, રોગ જીવાત સામે લડી રહ્યા છો, અને જ્યારે પાક તમે લણી લો છો, એ કોઈ પણ તમારી પોતાની કોટાસૂદ પરિસ્થિતિ, એટલે એ તમારું દોડવાનું થયું. પણ જ્યારે માર્કેટનો સમય આવ્યો, જ્યારે હાર્વેસ્ટિંગ, પ્રોડક્શન, કલેક્શનનો સમય આવ્યો ને, ત્યારે આપણી સ્પીડ ધીરી થઈ જાય છે. એટલે આપણે બહુ નજીક પડી રહ્યા છે. એટલે જ્યાં ખરેખર પૈસો રડવાનો સમય આવી ગયો ત્યારે આપણી એનર્જી બધી આપણે ખોઈ નાખી છે. એટલે ત્યાં કમાવાની પરિસ્થિતિમાં આપણે એનર્જી ભેગી જ નથી કરતા. જ્યારે એની વિરુદ્ધમાં એક જે દોડે છે એ બહુ દોડે છે, અને જ્યારે કૂદવાનો સમય આવે ત્યારે મેક્ઝિમમ એનર્જી કરીને આગળ કૂદે છે. એમ ખેડૂતો જો આપણે ખેતી કરીએ છીએ તો જે પદ્ધતિથી, જે સમજણથી ખેતી કરીએ છીએ એમાં કોઈ ફરક નથી, પણ જ્યારે માર્કેટનો સમય આવે છે, જ્યારે ઉત્પાદનનો સમય આવે છે, ત્યારે ગ્રેડિંગ, પેકિંગ, સોર્ટિંગ કરીને વધારે સારી રીતે એને જો રજૂ કરવામાં આવે, આવક છે. બિલકુલ આવક છે. અને આ એક એટલી સિમ્પલ તમે મેથડ કહી દીધી છે દરેક વ્યક્તિને કે જે આપણે હંમેશા સ્કૂલ લેવલથી કરતા આવ્યા છીએ. જે દોડ છે, જે જમ્પિંગ છે, એ આપણે ખરેખર આમાં અપનાવી લઈએ તો એ જમ્પ બહુ જ ઊંચો અને બહુ દૂર સુધી જઈ શકશે. એટલે એનું जो मेजरमेंट है ना काफी लांबू થઈ જાય, है ना. धनश्री क्या सुनाएंगे? अभी अपन शैलेंद्र भाई के पास जाए उससे पहले एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे. अभी हमने जैसे एक छोटा सा टॉपिक जो निकाला था प्रेम का, रिलेटेड सॉन्ग है, बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा जरूर. बिल्कुल. फ्रॉम द मूवी वीर ज़रा. ओह ग्रेट. धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा.
ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर कर आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंगी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया घिर घिर आए। गेहूं के खेतों में कंगी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया घिर घिर आए। पनघट पर पनिहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर कानों में कहीं बंसी कोई बजाए, तो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी, कोई नई कहानी, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। वाह, वाकई ऐसा देश है मेरा। और इसी देश की कहानी को कितनी बार दोहराई गई है कि हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारा देश कृषि प्रधान है, और हमारे देश के किसान अगर सक्षम होंगे ना, तभी हम सब सक्षम होंगे। और यही सवाल लेकर मैं शैलेंद्र जी के पास जा रही हूँ। ऐसे शैलेंद्र जी, अगर किसानों को सक्षम करना है तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल, उसके बारे में बात करेंगे। दो बातें जो पहले चर्चा हुई उसको मैं थोड़ा कंक्लूड करूँगा कि एक बेटा जॉब कर रहा है, एक बेटा एग्रीकल्चर कर रहा है। अब ये एडवाइजेबल हो गया है, क्योंकि सोलली अगर आप फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब अभी ट्रांजिशन फेज है, ऐसा नहीं आया एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट फेज कि आप उसके ऊपर सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी हो गया है कि दोनों बेटे एग्रीकल्चर भी करें, दोनों बेटे जॉब भी करें। ओके। क्योंकि उसमें इनसिक्योरिटी है। ये टोटली देवेश भाई ने जैसे बताया कि डिपेंड्स ऑन लार्जली एनवायरमेंट, नेचर। आज भी अगर बारिश नहीं हुई तो कुछ भी टेक्निकल नो हाउ है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका एरिया है जहाँ पोल्यूशन हो रहा है तो आपकी प्रोड्यूस ऑर्गेनिक नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो प्रेसिपिटेशन नेचर मतलब एनवायरनमेंट से उनके क्रॉप में एब्सॉर्ब हो रहा है। आप समझ रहे, वो उनके खुद के कंज्यूम करने के लिए ठीक है, लेकिन वो बाहर नहीं भेज पाएंगे क्योंकि उसमें वो रेसिड्यूज आएंगे। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए टू हैव अ पर्टिकुलर इनकम, रेगुलर इनकम, मतलब हमें जॉब भी करना पड़ेगा किसान को, ताकि आत्महत्या की घटनाएं ना हो। बिल्कुल, ताकि एक एश्योर्ड इनकम आपके घर में आ रही है और आपका फार्मिंग धीरे 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 आप इम्प्रूव करते जाए, टेक्नोलॉजिकली साउंड हुई है, डिजिटल हुई है, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी, देवेश भाई ने जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका मतलब उसमें ही मास्टरी है, ये लेवल पे पहुंचे। उसमें पहले के ज़माने में कहते थे कि कच्चा माल नहीं बेचना है। हाँ। आपने जो बताया ना, टोमेटो फेंक देते हैं, वो एज सच बेचना चाहता है। उसमें दो चीज़ें होती है, ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि वो जब चाहे आप पैदा कर सके, क्योंकि ये लाइव थिंग है और उसका पर्टिकुलर सीजन होता है। हाँ जी। तो टोमेटो एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। अब वही सीजन में सब जगह पे होगा, तो नेचुरली उसका हार्वेस्ट टाइम पे बम्पर आएगा प्रोड्यूस। अब बम्पर प्रोड्यूस आ गया, खाने वाले तो वही हैं, ठीक है, तो उसका सप्लाई बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया तो प्राइस कम हो गया। प्राइस कम अब वो बोलता है कि मुझे फेंकना पड़ता है। हाँ। अगर वो उसका कई किसानों की ये शिकायत होती है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्टेप आगे नहीं, उन्होंने बोला ना कि लगन पैशन नहीं है, उसमें थोड़ा डीप नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वो अगर उसमें जाता है तो अगर उसका कुछ न कुछ प्रोसेसिंग करता है, वो ऐसी वैरायटी ग्रो करे जिसमें से वो केचप बना सकता है। उसकी डिफरेंट वैरायटीज आती है, ऐसा पोटैटो में हो सकता है, सब में उसकी बहुत सारी। वो देवेश भाई अपनी सभी प्रोडक्ट का मोर और लेस प्रोसेसिंग करते हैं अलग अलग फेज में। तो ये चीज़ें करने से क्या होगा, दो चीज़ें होगी। एक तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, नंबर 1। उसके पास पीरियड बढ़ जाएगा।
अभी एज सच पोटैटो टोमेटो है मेरे पास, तो उसको मुझे विद इन वीक सेल कर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसका मैंने केचप बना दिया या सॉस बना दिया तो मेरी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। दूसरा, हाँ, वो मेरे पास 6 महीने तक रह सकता है या साल तक रह सकता है, तो मैं जब चाहूँ अच्छे रेट पे उसको बेच सकता हूँ। मगर शैलेंद्र जी, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, मगर ये सारा नॉलेज किसानों तक पहुंचा है कैसे? उनको ये सारी चीज़ों की ओर ढालना भी बहुत ज़रूरी है। ये आप जो कह रहे हैं वो कुछ किसान ही जानते होंगे, सभी को ये बात नहीं पता है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने पूछा कि सक्षम करना है किसानों को, अगर सक्षम करना है तो क्या हो? अब देखिए, सिर्फ साल भर में, जैसे हम लोग बात कर रहे थे बिफोर दिस रिकॉर्डिंग कि कृषि मेला साल में एक बार होता है, उनको नॉलेज दिया जाता है। अब कुछ किसान आते हैं, अब इतना ना समझ पाए वो, या फिर कुछ किसान तो ऐसे भी होते हैं कि हाँ ठीक है यार बाद में जान लेंगे। अब अगर बाद में, तो 1 साल बाद दोबारा किसान मेला होगा, तब तो ये जो इतना बड़ा गैप है तो उसको कैसे भरेंगे? और तब तक तो वो बहुत सारा कुछ गंवा चुका होगा, वो नॉलेज के अभाव में बहुत सारा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको बिफोर दिस रिकॉर्डिंग, अगेन मैं कहूँगी कि टमाटर फेंक दिए थे, हालांकि वो वहाँ में 5 किसानों को ही मिली थी कि टमाटर हमें वो दाम नहीं मिल रहे हैं इसीलिए फेंक दिए हैं, या किसी को ऐसे फ्री में दे दिए हैं। तो ये नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान आखिरकार तो किसान को हो रहा है, दूसरे लोगों का तो कुछ भी नहीं जा रहा। और उसका रीज़न सिर्फ एक है कि उसके पास में नॉलेज नहीं है प्रॉपर, या फिर उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। उन लोगों ने रीज़न ये दिया था हमें कि हमारे पास में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हम कहाँ रखें। आपने कहा कि ये प्रोसेसिंग कर दीजिए, मैंने उनको ये आइडिया दिया था कि आप होटल को अप्रोच करो। मैं तो ऐसे ही गई थी वहाँ और मैंने उनको कहा कि आप वडोदरा शहर की होटल को आप अप्रोच करो, वो लोग, उनके पास में होता है स्टोरेज का जरिया, तो वो रखेंगे। तो बोले मैडम हम कैसे जाएं वहाँ, कैसे लोगों को मिले, हम किसी को जानते नहीं हैं, हमें बोलना नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए भी कोई एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। आपने नहीं कहा कि वो सेल के टाइम पर आपको ज़्यादा स्मार्टनेस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो उनके भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगा था उस दिन। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कहानी जो है, प्रिंसिपल्स आर सेम एवरीवेयर। ये ऐसा नहीं है कि फार्मर के साथ है। अब मैं उसका एक काउंटर पार्ट आपको बताता हूँ। हमारे एक वहाँ कहावत है, अगर अच्छा स्टूडेंट है तो गुरु अपने आप आ जाता है ना। अगर मुझे कहीं से भूख है ना तो मुझे वो मिल ही जाता है, मुझे वो गुरु मिल ही जाएंगे। सही है, बिल्कुल सही है। True. अब देवेश भाई भी वही थे, वो तो एक्चुअली कंप्यूटर इंजीनियर है। अब उनको किसानी कैसे आ गई? किसानी ऐसी आ गई कि लोगों को पढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये उनके पास नहीं आए थे वो लोग, लेकिन वो वहां पे गए। बहुत सारी जगह पे जाते हैं। तो और ये रेशियो जो है नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, एवरीवेयर है। आपको इंडस्ट्री में भी पकड़ते हो, पर्टिकुलर एक चीज को पैदा करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट 100 है, तो 100 में से सक्सेस 10 होंगे, 15 होंगे, बाकी के वो चल रहा है यार, नहीं लेबर मिल रहे, वही सब चीजें। हाँ। तो ऐसा कुछ अलग सिनारियो उसमें नहीं है। हाँ, अभी किसी ने लिखा है कि लेबर नहीं मिलता है, सही बात है। इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। अब वही लेबर नहीं मिलते हैं, उसमें ये पैसा कम बना रहे हैं। उनको पूछो आप, लेबर की कमी है, क्या चीज होती है, उसको आप ऐसा स्ट्रीमलाइन करिए, उसको ऐसा प्लान करिए कि लेबर को थ्रू आउट वर्क मिले। अभी मैं किसान हूँ, मैं ऐसा प्लान नहीं करता हूँ। मान लो कि मुझे सोइंग सीजन आया, तो उस टाइम में मैं क्या कहूँगा, अरे भाई मैं तुझे 300 देता हूँ, तुझे 400 देता हूँ, तू आ जा, मेरा ये कर ले। उसके बाद वो लेबर को काम नहीं है। ठीक है। अब वो बंदा, मान लो कि आप 250-300 दिन उसको अगर काम देते हैं गांव में, तो वो फैक्ट्री में नहीं जाएगा। क्योंकि फैक्ट्री में उसको क्या होता है, भले 150 या 200 मिलता है, लेकिन उसको कंटिन्यूस मिलता है। अब हर आदमी वही चाहेगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, एफपीओ का फंडा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम छोटे छोटे किसान हैं तो मिल के एक बड़ा ग्रुप बना ले, तो उसमें क्या है, हमारा प्रोड्यूस भी ज़्यादा आएगा, हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा लेबरों को काम दे सकेंगे, मतलब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ठीक है। उसमें जो एक्सपर्ट होगा वो अपने हिसाब से डिवाइडेड जो काम है वो करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ों में सोचना पड़ेगा। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट शुरू किया था, जो अभी चल रहा है, मतलब ये किसान मेले अपने कृषि महोत्सव शुरू करने वाला गुजरात सबसे पहला स्टेट था मोदी जी के समय में, और उसका काफ़ी इफेक्ट है। कोई भी चीज़ के
दो आपको मिलेंगे, दो पहलू हैं, दो पहलू बिल्कुल। मिलेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव देखें तो पहले ये सब चीज़ें नहीं जाती थी, डिजिटल आ गया वो सही बात है, लेकिन एटलीस्ट साल में एक बार उसके माध्यम से लोगों को ये तो पता चलने लगी कि यूनिवर्सिटी का काम क्या है, रिसर्च का है। अब वो रिसर्च को आप लैब टू लैंड कैसे ला सकते हैं, तो एक माध्यम बना, उसमें ये लोग जुड़ने लगे, ये सब चीज़ें होने लगी। अब हमारा ये मानना है, मैं ये डे वन से ये कहता हूँ कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि साल में एक बार उनको खाना खिलाया जाए, इन द सेंस नॉलेज दिया जाए। नॉलेज की जो मतलब खाना है वो एक साल एक टाइम का नहीं है, वो एवरी डे का होना चाहिए। एवरी डे नहीं है तो एटलीस्ट हम मंथली उसको करें, और उसमें एपीएमसीज काफ़ी अच्छा रोल कर सकती है, क्योंकि एपीएमसीज के पास प्रीमाइसिस होती है, वेल डेवलप्ड होती है, किसान नेचुरली वहाँ आता है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं। हमारे पास वो डेटाबेस होता है कि भाई मान लो कि तूर अगर पकड़े या चिली पकड़े या कॉटन पकड़े या कोई भी क्रॉप पकड़े, तो उनके कौन कौन से विलेजेस में से हमारे यहाँ माल आता है, कौन कौन से फार्मर है, हम उनको इन्वाइट करें। पर्टिकुलर जिसकी सीजन आई उस सीजन में वो क्रॉप के प्रोसेसर्स कितने हैं, कोई एक्सपर्ट फार्मर कितने हैं, ओके, और यूनिवर्सिटी से उनके जो भी है वो आएंगे, कंपनी से उनके एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, और ऐसे सब मिल के उनको एक दिन का पूरा एजुकेशन, उसमें हमें 50 या 100 ही किसान चाहिए, लेकिन हर महीने हम उनको ट्रेन करते हैं अलग अलग ग्रुप को जिनको भूख है। ऐसा किया जाता है, करना चाहिए, करते हैं, लेकिन उसको मतलब एज ए रूल एक करना चाहिए। अभी बहुत सारी एपीएमसी ये कर रही है, लेकिन साल में 2 बार या 3 बार करती है, तो उसको रेगुलर इंटरवल पे यही मतलब हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ऐसा करके अगर हम करते हैं तो हम उनको राइट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे हर कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बिल्कुल, तो ये भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह इसे ट्रीट किया जाए तो आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह हर किसान को नॉलेज दे पाएंगे। अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद में अभी ब्रेक नहीं लेना है, ऐसा इशारा हो गया है, नहीं लेना है, ठीक है, तो टाइम ओवर हो गया है, कोई बात नहीं, मगर देवेश भाई को एक सवाल अभी मेरा बाकी है, वो पूछे बगैर तो मैं नहीं जाने दूंगी, और धनुश्री का एक गाना भी सुनना है। देवेश भाई, हर किसान ऑर्गेनिक खेती करे, ठीक है, ऐसा हर किसान सोचता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए और कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? 2 बात हो सकती है। पहले तो अगर आप मान ले कि मुझे जैविक करना है और वो किसी भी हाल में करना है, तो वो शुरू कर सकता है। छोटा प्लॉट हो या फिर उनकी जितनी भी ज़मीन हो, जितने उसकी कैपेसिटी हो, जितना उसका रिस्क हो, उससे एक लेवल पर छोटे पैमाने में वो कर सकता है, तो वो शुरुआत से हो जाएगा और उसमें उसको सीखने को भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आम किसान कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर डिमांड ऑन सप्लाई, जो प्रोडक्शन टूटा या उसको खुराक नहीं मिली, उसको पेस्ट कवर हो गई, कहीं ना कहीं जो ज़मीन तैयार नहीं है, आप उसके एजुकेशन अगर नहीं है, और वो जो आमदनी कम हो गई, तो किसान की रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। और इसी वजह से काफ़ी किसान करना चाहते हैं बट वो कर नहीं रहे, क्योंकि वो डर रहे हैं कि अगर मैं जैविक में जाऊंगा तो शुरुआत का जो फेस है वो प्रोडक्शन टूटने वाला है, तो वहाँ पर वो डर रहे हैं, क्योंकि वही इनकम उनकी फैमिली सर्वाइव के लिए है, तो वहाँ एक इश्यू है। लेकिन अगर साइंटिफिकली समझ कर जा सकते हैं धीरे, और कई किसान हैं और सक्सेसफुल जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस को अगर वो देखे और समझे और धीरे धीरे तब्दील करे तो पॉसिबल है। आसान सा और एक रास्ता भी है दूसरा, कि पहले साल अगर मेरी जो ज़मीन है छोटी बड़ी कुछ भी, तो इस बार 50% में ऑर्गेनिक मैटर्स को यूज़ करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के रास्ते पे जाओ, और 50% अपने जो कन्वेंशनल है, जो केमिकल समझते हैं, उस पर जाए, तो थोड़ा फ़र्क हो सकता है। दूसरा साल पर हम 60-70% ऑर्गेनिक मैटर्स में जाए, 30 से 40% कन्वेंशनल केमिकली जाए। तीसरा साल 80-90% ऑर्गेनिक जाए, 10-20% केमिकल जाए। चौथा साल 90 या 100%। तो मतलब ये जो माइग्रेशन का जो पीरियड है, उसमें धीरे धीरे वो ज़मीन भी धीरे धीरे कवर हो सकती है, उसको जो नुकसान होना है वो भी कंट्रोल हो सकता है, उसके एजुकेशन में भी बढ़ सकता है, और धीरे धीरे सर्वाइवल में कोई इश्यू भी नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो एजुकेशन पार्ट भी है और कन्वर्जन पार्ट भी है, तो जो प्रोडक्शन का नुकसान है, जो आमदनी का जो प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे कंट्रोल हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं इसमें ये भी बहुत ज़रूरी एक बात बताऊंगा कि अगर किसान उसको अगर उस लेवल पर लेना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि कर दिया और हो गया।
इसमें थोड़ी सी धीरज रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैविक खेती में बहुत सी धीरज रखने से ही लॉन्ग टर्म का आपको बेनिफिट है। ये ऐसी बात नहीं है कि आप परसों मांगे और हो जाए, तो ये थोड़ी धीरज वाली बात है। दूसरा, आपका अभ्यास भी होना चाहिए, आपका एजुकेशन होना चाहिए, आपकी रुचि भी उतनी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज आप सिर्फ पैसों के लिए करना चाहेंगे कि जैविक अगर मैं पैदा कर दूं और मुझे मार्केट मिल जाए, तो कुदरत भी उतना लंबा साथ नहीं देती है, क्योंकि आपकी सोच उस तरह सी है। तो अगर धीरज से और अच्छी सोच के साथ की जाए तो इसमें बहुत ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। और साथ साथ में अगर इसमें सारे लोग डाइवर्ट होंगे तो हम सबका स्वास्थ्य भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो हमारी नेचुरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसान देश को हेल्दी रखें, लेकिन ये हम लेट समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं, तो आगे जाके हम देश की स्वास्थ्य को सुधारने में काम में लगना ही लगना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन जल्दी आएगा कि सब लोग इसमें डाइवर्ट अपने आप को करेंगे। अभी धनुश्री से एक गाना सुनते हैं। क्या सुनाएंगे आप, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव है, आपके गाने के साथ में इसको हम विराम देंगे। इंडिया इज सो कलरफुल और इंडिया विथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ने, तो ये सॉन्ग उसी पे थोड़ा सा बेस्ड मैं सुनाने जा रही हूँ। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढकने चूनर नीली पीली। घूंघट में रंग पनघट में रम चंग चंग चमकीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। वाह। और इस रंगीले देश में सबसे ज़्यादा कलरफुल, धनुश्री ने कहा ना कि हमारा देश बहुत ही कलरफुल है, मगर ये कलर है ना, जो हरा कलर है, वो खेतों में ही नज़र आता है। और इन खेतों के साथ में हम जुड़ना चाहते हैं ना, तो इन किसानों के साथ में हमेशा हमें एक बॉन्डिंग बनानी होगी। अपने परिवार के हर सदस्य को, मैं तो स्पेशली ये कहूँगी कि हर बच्चे को साल में 2 बार, आप बहुत सारी जगह पिकनिक पे जाते हैं, बहुत सारी जगह घूमते हैं, तो साल में 2 बार या 1 बार खेतों की सैर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हैं कृषि प्रधान देश के बाशिंदे, और हम किसानों से, ज़मीन से नहीं जुड़े रहेंगे तो शायद हमारा वजूद हम खुद ही भूल जाएंगे। इसी बात के साथ में इस कार्यक्रम को मैं विराम देती हूँ। कल फिर मिलने वाली हूँ नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आए हमारे इस शो के। मैं तो यूँ कहूँगी कि जब भी मैं किसी किसान को मिलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या कर सकते हैं इन सब के लिए, तो बस यही कर सकते हैं तो कि एटलीस्ट हम स्टूडियो में बैठ के उनके साथ में आज बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।
75वें स्वतंत्रता दिवस पर VNM टीवी की विशेष पेशकश छवि आजाद हिंदुस्तान की 14 अगस्त से 18 अगस्त तक। VNM FB लाइव में जुड़िए हमारे साथ हर शाम 6:30 बजे से। स्वतंत्रता दिवस विशेष छवि आजाद हिंदुस्तान की, को स्पॉन्सर्ड बाय ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड ओपाल, सपोर्टेड बाय जगदीश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा's टेस्ट सिंस 1945, Paneri Embroidery near Akota Stadium, Destiny Visa World Private Limited. Let your desire meet your destiny. India Bulls, Jetalpur Road. Om Homeo Consultancy, holistic approach to healthy living, Subhanpura. 11th कॉमर्स से लेकर BCom एंड CA में करियर बनाने बेस्ट ऑप्शन इंदू क्लासेस दांडिया बाजार। गणेश होंडा, मानेजा एंड मांजलपुर। फिटजे लिमिटेड, फोरम फॉर IIT JEE, OP रोड, वडोदरा।